गुजरात में बसे वडनगर की शांत और धूप भरी सुबह, सितंबर 1950 की एक ताजा सुबह, एक लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी और वो 6 सदस्यों वाले एक साधारण परिवार में तीसरी संतान के रूप में पैदा हुआ। मोदी परिवार साधारण लोग थे जो घांची जाति से ताल्लुक रखते थे, जो पारंपरिक रूप से तेल निकालने वालों के रूप में जाने जाते थे। परिवार के लिए जीवन आसान नहीं था, क्योंकि वे अपने छोटे से समुदाय में गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नरेंद्र के पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगती, तो छोटा नरेंद्र अपने पिता के साथ स्टेशन पर जाता। वे मिलकर दुकान लगाते, मिट्टी के चूल्हे पर पानी गर्म करते और थके हुए यात्रियों को गर्मागर्म चाय के कप परोसते। ट्रेनों की लयबद्ध आवाज और यात्रियों की बातचीत नरेंद्र के बचपन की संगीतमय पृष्ठभूमि बन गई। लेकिन छोटा नरेंद्र सिर्फ एक चाय वाले का बेटा नहीं था, वो एक सपने देखने वाला था। जब वो चाय के कप परोसता, तो उसकी आंखें अक्सर क्षितिज की ओर भटक जाती, जहां ट्रेनें दूर तक जाती हुई दिखाई देती। वो सोचता कि वे कहाँ जा रही है और उसके छोटे से शहर की सीमाओं से परे क्या है। उसकी मां हीराबेन, जो शांत शक्ति और गहरी समझ वाली महिला थी, अक्सर अपने बेटे में इस चिंगारी को देखती। वो उसे धीरे से याद दिलाती, नरेंद्र, दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हारे सपने भी उतने ही बड़े होने चाहिए। स्कूल नरेंद्र के लिए एक शरण स्थली था। वो एक होशियार और जिज्ञासु छात्र था, जो हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता। उसके शिक्षक अक्सर उसकी तेज दिमाग और पाठ्य पुस्तकों से परे सवाल पूछने की क्षमता पर टिप्पणी करते। लेकिन जीवन सिर्फ किताबों और सपनों के बारे में नहीं था। मोदी परिवार गरीब था और परिवार के हर सदस्य को मेहनत करनी पड़ती। स्कूल के बाद नरेंद्र तेजी से चाय की दुकान पर वापस आता, जहां उसका भाई उसका इंतजार कर रहा होता। वे मिलकर चाय परोसते, कप साफ करते और देर शाम तक दुकान संभालते। कठिनाइयों के बावजूद नरेंद्र को साधारण चीजों में खुशी मिलती। उसे वडनगर की संकरी और घुमावदार गलियों में घूमना पसंद था, जहां वो शहर के बुजुर्गों की कहानियां सुनता। उसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के लिए लड़ने वाले नायकों की कहानियों से गहरा लगाव था। इन कहानियों ने उसके दिल में देशभक्ति का बीज बोया और उसने अपने छोटे से शहर की सीमाओं से परे जीवन के सपने देखने शुरू कर दिए। एक दिन जब वो रेलवे ट्रैक के किनारे बैठा ट्रेनों को जाते हुए देख रहा था, तो एक विचार उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया। मेरा जीवन इस छोटे से शहर तक ही क्यों सीमित हो? मैं उन ट्रेनों की तरह क्यों नहीं बन सकता, जो आगे बढ़ती है, नई जगहों को तलाशती है और एक अंतर पैदा करती है? ये छोटे लड़के के लिए एक स्पष्टता का क्षण था। उसने ये निर्णय लिया कि वह अपनी परिस्थितियों को, अपने भविष्य को परिभाषित नहीं करने देगा। किसी को नहीं पता था कि वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय परोसने वाला लड़का एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए नरेंद्र सिर्फ एक सपने देखने वाला लड़का था, जिसका दिल आशा से भरा था और दिमाग सवालों से। और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई, एक कदम एक समय पर, एक सपना एक समय पर। जैसे जैसे साल बीतते गए, वडनगर का वो लड़का एक विचारशील और दृढ़निश्चयी युवक में बदल गया। नरेंद्र मोदी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब उन्हें एक ऐसी पुकार सुनाई दी जो उनके भविष्य को आकार देने वाली थी। ये पुकार सेवा, अनुशासन और एक गहरे उद्देश्य की भावना से जुड़ी थी। उनके जीवन का ये अध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से उनके परिचय के साथ शुरू होता है, जो उनका दूसरा घर बन गया। वडनगर की एक शांत शाम थी, जब 8 साल के छोटे से नरेंद्र की पहली बार आरएसएस से मुलाकात हुई। उसने शहर के बुजुर्गों से संघ के बारे में कानाफूसी सुनी थी, खाकी शॉर्ट्स पहने उन लोगों की कहानियां जो राष्ट्र के भविष्य पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते थे, जो एकता की ताकत
और मातृभूमि की सेवा के महत्व में विश्वास रखते थे। जिज्ञासावश नरेंद्र ने खुद देखने का फैसला किया। एक दिन जब सूरज क्षितिज के पीछे छिप रहा था, वो तालियों की लयबद्ध आवाज और कदमताल की आवाज का पीछा करते हुए पास के मैदान में पहुंच गया। वहां उसने कुछ लोगों और लड़कों को सुव्यवस्थित पंक्तियों में खड़े देखा। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। वे ड्रिल कर रहे थे, देशभक्ति गीत गा रहे थे और राष्ट्रवाद के आदर्शों पर चर्चा कर रहे थे। नरेंद्र सभा के किनारे खड़ा होकर विस्मय से देखता रहा। अनुशासन और उद्देश्य की इस भावना ने उसे गहराई से प्रभावित किया। एक दयालु चेहरे वाले व्यक्ति ने छोटे लड़के को देखा और उसके पास आकर पूछा, बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? नरेंद्र, लड़के ने शर्म से जवाब दिया। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अगर तुम देश की सेवा करना चाहते हो तो यही वो जगह है। उस दिन नरेंद्र ने आरएसएस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जब नरेंद्र की उम्र 20 के आसपास थी, तब तक आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव और गहरा हो चुका था। 1971 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनका जीवन बदल दिया। वो संघ का पूर्णकालिक प्रचारक बनने जा रहा था। इसका मतलब था कि वो अपना पूरा जीवन आरएसएस को समर्पित कर देगा, व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को त्याग देगा और सेवा व त्याग के जीवन को अपना लेगा। नरेंद्र के परिवार को यह फैसला पूरी तरह से पसंद नहीं आया। उनके पिता, जो चाहते थे कि उनका बेटा चाय की दुकान संभाले, निराश थे। लेकिन नरेंद्र की मां, हीराबेन, अपने बेटे के जुनून को समझती थी। उन्होंने चुपचाप उसका साथ दिया, ये जानते हुए कि उसका दिल एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार है। प्रचारक के रूप में नरेंद्र ने गुजरात भर में यात्राएं की, बैठकें आयोजित की, आरएसएस का संदेश फैलाया और संगठन को मजबूत करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने एक सादा जीवन जिया, अक्सर साथी स्वयं सेवकों के घरों में रहते और न्यूनतम संसाधनों पर गुजारा करते। लेकिन उन्हें एक मिशन की भावना से प्रेरणा मिलती थी, ये विश्वास कि वे खुद से बड़े कुछ के लिए योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र के आदर्शों के प्रति समर्पण की परीक्षा भारत के इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में हुई, आपातकाल 1975 से 1977। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल ने नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया, प्रेस को सेंसर किया और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया। ये भय और अनिश्चितता का समय था। लेकिन नरेंद्र मोदी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वे भूमिगत हो गए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और साहित्य वितरित करने का गुप्त कार्य करने लगे। कभी साधु के वेश में तो कभी व्यापारी के रूप में। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते, अधिकारियों से बचते रहते। ये एक खतरनाक खेल था, लेकिन नरेंद्र का साहस और सूझबूझ उन्हें हमेशा एक कदम आगे रखती। इस दौरान उन्होंने उन आरएसएस कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की भी मदद की जिन्हें सरकार द्वारा खोजा जा रहा था। उन्होंने उन्हें आश्रय, भोजन और नैतिक समर्थन प्रदान किया और उन काले दिनों में आशा की किरण बन गए। आपातकाल के दौरान उनके कार्यों ने उन्हें उनके साथियों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई और एक निडर और समर्पित नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। 1970 के दशक के अंत तक नरेंद्र मोदी आरएसएस के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति बन चुके थे। उनके संगठनात्मक कौशल, तेज बुद्धि और आदर्शों के प्रति अटूट समर्पण ने उन्हें अलग कर दिया था। अब वो सिर्फ वडनगर का एक छोटा लड़का नहीं था, वो एक नेता बन रहा था जो दूसरों को प्रेरित कर सकता था और उन्हें एक सामान्य लक्ष्य की ओर ले जा सकता था। लेकिन नरेंद्र की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। आरएसएस के पास उनके लिए बड़ी योजनाएं थी और जल्द ही उन्हें एक नई भूमिका निभाने के लिए कहा जाएगा। एक ऐसी भूमिका जो उन्हें मुख्यधारा की राजनीति की दुनिया में ले जाएगी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये अगला अध्याय उन्हें भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनने के रास्ते पर ले जाएगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, नरेंद्र मोदी की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
आरएसएस के अनुशासित संसार से निकालकर राजनीति के गतिशील और अक्सर अप्रत्याशित क्षेत्र में ले आया। उनके जीवन का ये अध्याय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में उनके प्रवेश, पार्टी में उनके उत्थान और रास्ते में सीखे गए सबक के बारे में है। 1980 के दशक की शुरुआत थी और नरेंद्र मोदी पहले ही एक दशक से अधिक समय तक आरएसएस के समर्पित प्रचारक के रूप में काम कर चुके थे। उनके काम ने उन्हें एक कुशल संगठक और एक जुनूनी नेता के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी। लेकिन आरएसएस के पास उनके लिए एक बड़ी योजना थी, एक ऐसी योजना जिसमें चुनावी राजनीति की दुनिया में कदम रखना शामिल था। एक दिन नरेंद्र को आरएसएस में उनके वरिष्ठों से एक संदेश मिला। वे चाहते थे कि वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो, जो आरएसएस का राजनीतिक संगठन था। बीजेपी उस समय एक नई पार्टी थी जो भारत के भीड़-भाड़ वाले राजनीतिक परिदृश्य में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। आरएसएस का मानना था कि नरेंद्र के संगठनात्मक कौशल और विचारधारात्मक स्पष्टता पार्टी को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। नरेंद्र को पहले तो हिचकिचाहट हुई। राजनीति एक अलग खेल थी जो आरएसएस के अनुशासित और निस्वार्थ संसार से बहुत दूर थी। लेकिन उन्होंने अपने वरिष्ठों पर भरोसा किया और इसे राष्ट्र की सेवा करने का एक नया अवसर माना। उत्साह और आशंका के मिश्रण के साथ उन्होंने राजनीति की दुनिया में अपने पहले कदम रखे। नरेंद्र मोदी के बीजेपी में शुरुआती साल कड़ी मेहनत और विनम्रता से भरे हुए थे। उन्होंने पर्दे के पीछे के संगठक के रूप में शुरुआत की और गुजरात में पार्टी की मौजूदगी बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। उनके दिन लंबे और थकान भरे होते थे। गांव-गांव घूमना, लोगों से मिलना और बीजेपी का संदेश फैलाना। उनका पहला बड़ा काम 1985 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का अभियान संगठित करना था। नरेंद्र ने इस काम में खुद को झोंक दिया और अपने आरएसएस प्रशिक्षण का उपयोग करके कार्यकर्ताओं को जुटाया और मतदाताओं से जुड़ा। हालांकि उस चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन नरेंद्र के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया गया। पार्टी के नेताओं ने उनकी क्षमता को पहचानना शुरू कर दिया और उन्हें जिम्मेदारियां देनी शुरू की। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत भारतीय राजनीति में एक उथल-पुथल भरा दौर था। राम जन्मभूमि आंदोलन, जिसका उद्देश्य अयोध्या में विवादित स्थल पर एक राम मंदिर का निर्माण करना था, ने पूरे देश की कल्पना को जकड़ लिया था। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने इसे अपने राजनीतिक एजेंडे का केंद्रीय मुद्दा बनाने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पूरे राज्य में यात्राएं की, रैलियों को संबोधित किया, समर्थकों को जुटाया और ये सुनिश्चित किया कि बीजेपी का संदेश हर कोने तक पहुंचे। उनके भाषण आग उगलते और जोशीले होते थे, जिनमें भारत की सांस्कृतिक विरासत और इसके गौरव को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता का जिक्र होता था। इस आंदोलन ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया और नरेंद्र मोदी की भूमिका ने उन्हें पार्टी के भीतर एक उभरते सितारे के रूप में पहचान दिलाई। लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आई। ये आंदोलन विवादास्पद था और इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में तनाव फैल गया। लेकिन नरेंद्र अपने इस विश्वास पर अडिग रहे कि ये मुद्दा न्यायसंगत था। 1990 के दशक के मध्य तक नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे भरोसेमंद संगठकों में से एक बन चुके थे। 1995 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया, जो उनकी बढ़ती प्रभावशीलता को दर्शाता था। उन्हें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी दी गई, जहां उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए काम किया। उनके प्रयास रंग लाए। 1998 के आम चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और केंद्र में सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी की इस जीत में भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया गया। जल्द ही उन्हें महासचिव संगठन के पद पर पदोन्नत किया गया,
जो पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक था। नरेंद्र मोदी का आरएसएस प्रचारक से बीजेपी के शीर्ष नेता बनने तक का सफर आसान नहीं था। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और अपने आदर्शों के प्रति अटूट समर्पण की आवश्यकता थी। रास्ते में उन्हें आलोचना, असफलताएं और आत्मसंदेह के क्षणों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य, राष्ट्र की सेवा करने और एक बदलाव लाने को नहीं खोया। 1990 के दशक के अंत तक नरेंद्र मोदी बीजेपी में एक प्रमुख व्यक्ति बन चुके थे, जो अपने संगठनात्मक कौशल, रणनीतिक सोच और लोगों से जुड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। पार्टी के पास उनके लिए बड़ी योजनाएं थी और जल्द ही उन्हें एक ऐसी भूमिका निभाने के लिए कहा जाएगा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही नई सहस्राब्दी की शुरुआत हुई, नरेंद्र मोदी की यात्रा ने एक नाटकीय मोड़ लिया। बीजेपी के लिए एक पर्दे के पीछे के संगठक और मुख्य रणनीतिकार की भूमिका से वो अब एक ऐसे मंच पर कदम रखने वाले थे जहां उन्होंने पहले कभी कदम नहीं रखा था। उनके जीवन का ये अध्याय गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की उनकी अप्रत्याशित यात्रा के बारे में है। एक ऐसी भूमिका जो उनके नेतृत्व, लचीलेपन और दृष्टि को पहले से कहीं अधिक परखने वाली थी। अक्टूबर 2001 का समय था और गुजरात उथल-पुथल से गुजर रहा था। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल पार्टी और जनता के बीच बढ़ते असंतोष का सामना कर रहे थे। बीजेपी नेतृत्व को समझ आ गया था कि बदलाव की जरूरत है और उन्होंने नरेंद्र मोदी की ओर रुख किया, जो उस समय तक एक सख्त और परिणामोन्मुख नेता के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके थे। जब ये बुलावा आया तो नरेंद्र गोवा में थे, जहां वो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो रहे थे। उन्हें तुरंत गुजरात लौटने के लिए कहा गया। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। वहां पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि वो केशुभाई पटेल की जगह गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र हैरान और विनम्र थे। उन्होंने पहले कभी कोई निर्वाचित पद नहीं संभाला था और अब उनसे एक पूरे राज्य का नेतृत्व करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन उन्होंने अपने विशिष्ट दृढ़ संकल्प के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के पहले कुछ महीने किसी भी तरह से आसान नहीं थे। गुजरात उस साल की शुरुआत में आए एक भीषण भूकंप के प्रभाव से उबर रहा था, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी और राज्य को तबाह कर दिया था। अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी और लोग एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उन्हें आशा और स्थिरता दे सके। नरेंद्र ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने गुजरात के पुनर्निर्माण के काम में खुद को झोंक दिया, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, बचे हुए लोगों से मिले और ये सुनिश्चित किया कि राहत कार्य कुशलता से किए जाएं। उनके हाथों हाथ काम करने के तरीके और लोगों से जुड़ने की क्षमता ने जल्द ही उन्हें उनका विश्वास हासिल कर लिया। लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह बना रहे थे, एक और त्रासदी ने उन्हें झकझोर दिया। फरवरी 2002 में एक भयावह घटना ने गुजरात को हिलाकर रख दिया। गोधरा में हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी एक ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे राज्य में व्यापक हिंसा को जन्म दिया, जो गुजरात के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बन गया। 2002 के गुजरात दंगे। नरेंद्र मोदी के दंगों से निपटने के तरीके को लेकर उनकी कड़ी आलोचना हुई। उन पर आरोप लगे और उन्हें हर तरफ से भारी दबाव का सामना करना पड़ा। ये उनके करियर का एक निर्णायक क्षण था, जो आने वाले वर्षों तक उनकी विरासत को आकार देने वाला था। चुनौतियों के बावजूद नरेंद्र अडिग रहे। उन्होंने शांति और व्यवस्था बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अथक परिश्रम किया। समय के साथ हिंसा कम हो गई, लेकिन उसके निशान बने रहे। 2002 की घटनाएं उनका पीछा करती रहीं। भले ही वो गुजरात के लिए
अपनी दृष्टि के साथ आगे बढ़ते रहे। शांति बहाल होने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। वो जानते थे कि राज्य को सिर्फ शारीरिक पुनर्निर्माण से अधिक की जरूरत है। उसे एक नई दिशा, एक नई दृष्टि की आवश्यकता है, और इसलिए उन्होंने गुजरात को विकास और प्रगति के एक मॉडल में बदलने का संकल्प लिया। उनके नेतृत्व में राज्य में बुनियादी ढांचे, कृषि और उद्योग में महत्वपूर्ण सुधार हुए। उन्होंने निवेश आकर्षित करने, शासन में सुधार करने और गुजरात के लोगों को सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू की। उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक वाइब्रेंट गुजरात समिट था, जो एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन था जिसने राज्य को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। नरेंद्र के प्रयासों ने रंग दिखाया। गुजरात की अर्थव्यवस्था ने प्रभावशाली दर से विकास करना शुरू किया और राज्य व्यापार और नवाचार का केंद्र बन गया। उनके नेतृत्व शैली, केंद्रित, निर्णायक और परिणामोन्मुख, ने उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों दिलाई। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मुख्यमंत्री से अधिक बन गए। वो गुजरात के लोगों के लिए आशा और प्रगति के प्रतीक बन गए। जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता, उनकी अथक मेहनत और राज्य के भविष्य के लिए उनकी दृष्टि ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता बना दिया। 2002 में उन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को निर्णायक जीत दिलाई और मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। वो 2007 और 2012 में 2 बार और चुनाव जीतकर गुजरात के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक के रूप में अपनी विरासत को स्थापित कर चुके थे। जैसे ही नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सफल कार्यकाल समाप्त हुआ, एक नई सुबह की झलक दिखाई देने लगी। एक ऐसी सुबह जो उन्हें राज्य की राजनीति के गलियारों से निकालकर राष्ट्रीय नेतृत्व के विशाल मंच तक ले जाने वाली थी। उनके जीवन का ये अध्याय एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में उनके उदय, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की उनकी यात्रा और 2014 के आम चुनाव के बारे में है, जिसने भारतीय राजनीति के पाठ्यक्रम को बदल दिया। 2010 के दशक की शुरुआत तक नरेंद्र मोदी भारत में एक घरेलू नाम बन चुके थे। गुजरात में उनके काम ने उन्हें प्रशंसा और आलोचना दोनों दिलाई थी, लेकिन उनके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता था। उनके नेतृत्व में राज्य के तेजी से विकास ने उन्हें सुशासन और आर्थिक प्रगति के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया था। देश भर के लोग उन पर ध्यान देने लगे। मोदी के भाषण, जो जोश और दृढ़ विश्वास से भरे होते थे, लाखों लोगों के दिलों में गूंजने लगे। आम आदमी से जुड़ने की उनकी क्षमता, विकास पर उनका ध्यान और शासन के प्रति उनका सख्त रवैया उन्हें जनता के बीच एक पसंदीदा नेता बना दिया। लेकिन राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने की उनकी यात्रा बिना चुनौतियों के नहीं थी। अपनी लोकप्रियता के बावजूद मोदी का राष्ट्रीय नेतृत्व तक का सफर चुनौतियों से भरा हुआ था। 2002 के गुजरात दंगे ने उनके करियर पर एक लंबी छाया डाली हुई थी। आलोचकों ने भारत जैसे विविध और बहुलवादी राष्ट्र का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाए। बीजेपी के भीतर भी असहमति की आवाजें थी। कुछ वरिष्ठ नेता उन्हें पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए हिचकिचा रहे थे, लेकिन मोदी अडिग रहे। वो जानते थे कि गुजरात में उनका काम खुद बोलता है। उन्होंने राज्य की उपलब्धियों, उसकी फलती फूलती अर्थव्यवस्था, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और निवेश अनुकूल नीतियों को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने पार्टी के भीतर और बाहर के संशयवादियों को जीतना शुरू कर दिया। सितंबर 2013 में बीजेपी ने एक ऐसी घोषणा की जिसने भारतीय राजनीति के पाठ्यक्रम को बदल दिया। नरेंद्र मोदी को 2014 के आम चुनाव के लिए पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। इस फैसले को लेकर उत्साह और विरोध दोनों ही देखने को मिले। जहां मोदी के समर्थकों ने जश्न मनाया, वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के कुछ सहयोगियों ने आरक्षण व्यक्त किया। लेकिन मोदी इस चुनौती के लिए तैयार थे।
उन्होंने एक अभूतपूर्व अभियान शुरू किया, पूरे देश में यात्राएं की और विशाल रैलियों को संबोधित किया। उनका संदेश स्पष्ट था, सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने एक नए भारत की बात की, एक ऐसा भारत जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, एक ऐसा भारत जो वैश्विक मंच पर अपना सही स्थान लेगा। जैसे जैसे अभियान गति पकड़ता गया, ये स्पष्ट हो गया कि कुछ असाधारण हो रहा है। जीवन के हर क्षेत्र के लोग, किसान, छात्र, व्यापारी और गृहिणियां मोदी के सपने से प्रभावित हो रहे थे। विकास, रोजगार सृजन और सुशासन के उनके वादों ने भ्रष्टाचार और अक्षमता से थके हुए राष्ट्र के दिल को छू लिया। 2014 के आम चुनाव मोदी के नेतृत्व पर एक जनमत संग्रह बन गए। बीजेपी का अभियान, जो मोदी के करिश्मे और पार्टी के संगठनात्मक बल से संचालित था, ने पूरे देश में समर्थन की एक लहर पैदा कर दी। 16 मई 2014 को परिणाम घोषित किए गए और बीजेपी ने लोकसभा में ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। ये एक ऐसा क्षण था जो न सिर्फ मोदी के लिए बल्कि उन करोड़ों लोगों के लिए भी जश्न का था जिन्होंने उन पर विश्वास जताया था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के मुख्य प्रांगण में आयोजित इस समारोह में दुनिया भर के नेता शामिल हुए। यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण था, एक ऐसा क्षण जिसने एक नए युग की शुरुआत की। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले भाषण में मोदी ने एकता, विकास और एक अरब लोगों के सपनों की बात की। उन्होंने राष्ट्र के लिए अथक परिश्रम करने, हर भारतीय की आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा किया। ये एक ऐसा भाषण था जो बदलाव के लिए तैयार एक देश की आशाओं और सपनों को प्रतिध्वनित करता था। नरेंद्र मोदी के जीवन का ये अध्याय महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और एक दृष्टि की शक्ति की कहानी है। एक छोटे शहर के लड़के से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक उनकी यात्रा इस विचार का प्रमाण है कि कोई सपना बहुत बड़ा नहीं होता, कोई लक्ष्य बहुत दूर नहीं होता। वडनगर का वो लड़का जो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता बन गया।